गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कक्षा 12वीं व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत अध्याय 9 वित्तीय प्रबंध, जिसके अंतर्गत आज हम समझेंगे स्थायी एवं कार्यशील पूंजी होती क्या है। तो आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा स्थायी एवं कार्यशील पूंजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम स्थायी एवं कार्यशील पूंजी। स्थायी एवं कार्यशील पूंजी में सबसे पहले हम समझेंगे स्थायी पूंजी, और उसके पहले हम समझेंगे उसकी आवश्यकता, उद्देश्य, घटक और उसके महत्व। इन सभी का हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। उसके बाद फिर हम कार्यशील पूंजी का देखेंगे। तो चलिए, स्थायी पूंजी व्यापार का वह भाग होता है जिसके द्वारा व्यापार क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है। अर्थात स्थायी पूंजी व्यापार का उस भाग से शामिल है जिसके द्वारा व्यापार को स्थापित किया जाता है। अब देखिए इसकी आवश्यकता क्या होती है। तो किसी भी व्यापार, व्यवसाय या उद्योग की स्थापना के लिए स्थायी संपत्तियों की आवश्यकता होती है। इस संपत्तियों के बिना व्यापार की स्थापना नहीं की जा सकती। किसी भी उपक्रम की स्थापना के लिए स्थायी संपत्तियों के रूप में आपका हो गया भूमि, भवन, फर्नीचर, संयंत्र, मशीनरी, औजार आदि आवश्यक होते हैं। ये व्यापार के क्या होते हैं, स्थायी संपत्ति कहलाते हैं। मतलब ये व्यापार के क्या है, स्थायी संपत्ति हैं जो हमेशा साथ रहते हैं। ये संपत्तियां ही कंपनी की वास्तविक संपत्तियां हैं जो किसी उपक्रम के लिए आधार स्तंभ होती है। जैसे आपका हो गया भूमि, मिट्टी, लकड़ी, ईंट, लोहा आदि के बिना मकान नहीं बन सकता। उसी प्रकार से हड्डी, खून, मांसपेशियों के बिना मानव शरीर नहीं बन सकता। उसी प्रकार भवन, भूमि, फर्नीचर, मशीन के बिना किसी उपकरण की स्थापना नहीं की जा सकती। ये संपत्तियां ही व्यवसाय की स्थायी संपत्तियां होती है। उस समय तक जीवित रहती है तथा जब तक व्यवसाय जीवित रहता है। अतः इन संपत्तियों को प्राप्त करने के लिए लंबे पूंजी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो देखिए दीर्घकालीन पूंजी की आवश्यकता व्यापार प्रारंभ करने के लिए, प्रारंभिक व्ययों के लिए, पेटेंट, कॉपीराइट्स आदि को क्रय करने के लिए, पुरानी संपत्तियों के नवीनीकरण के लिए तथा व्यापार के आधुनिकीकरण के लिए भी पड़ती है। ठीक है, लेकिन इन संपत्तियों का पूंजी स्थायी किस्म की होती है और लंबे समय तक पूंजी वापस नहीं किया जा सकता। अब चलिए हम समझते हैं इसी में कि दीर्घकालीन पूंजी की व्यापार की स्थायी पूंजी कहलाती है। ठीक है, अब देखिए इसे अचल पूंजी या ब्लॉक कैपिटल भी कहा जाता है। तो देखिए स्थायी पूंजी को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो स्थायी पूंजी को अचल पूंजी या ब्लॉक कैपिटल भी कहा जाता है। इस पूंजी में तरलता का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। चलिए आइए समझते हैं कि स्थायी पूंजी क्या है। तो देखिए स्थायी पूंजी की परिभाषा मैं आपको बताती हूँ, उसका आशय बताती हूँ कि जिस पूंजी को स्थायी संपत्तियों में विनियोजित कर दिया जाता है। किसमें विनियोजित कर जाता है, स्थायी संपत्तियों में विनियोजित कर दिया जाता है, उसे स्थायी पूंजी कहते हैं। इस पूंजी को दैनिक कार्यों के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता। जैसे आपका फ्लैनी एवं मिलर के अनुसार कहना है कि स्थायी संपत्तियां वह है जो व्यवसाय के संचालन में स्थायी रूप से क्या होती है, संबंधित होती है और वह बेची नहीं जा सकती। ठीक है, अर्थात स्थायी संपत्तियों में बाजार में विभिन्न पूंजी संपत्ति ब्लॉक पूंजी के रूप में की जानी चाहती है। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो गया, आपका स्थायी पूंजी क्या है। अब हम समझते हैं स्थायी पूंजी के हमारे उद्देश्य क्या क्या हैं, प्रबंध के उद्देश्य। तो स्थायी पूंजी के द्वारा ही किसी व्यवसाय, उद्योग या उपक्रम की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है, किसी व्यवसाय, उद्योग या उपक्रम की स्थापना होती है। अतः स्थायी पूंजी के प्रबंध का प्रमुख उद्देश्य व्यवसाय का विकास एवं उसे उचित लाभ प्राप्त कर पूंजी धारकों एवं अन्य के वितरित करना है। इसके बिना प्रबंध आवश्यक मशीनों, भवनों, भूमि, उपस्कर एवं अन्य संपत्तियों की व्यवस्था करता है। ठीक है, अब देखिए इसमें कार्य करने वाले उपयुक्त उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो पहला है आपका कार्य में वृद्धि के लिए विनियोगी संबंधित निर्णय, और दूसरा न्यूनतम लागत विनियोग संबंधित निर्णय। तो देखिए आय में वृद्धि के लिए विनियोग संबंधित निर्णय क्या है इसका उद्देश्य में, तो व्यवसाय की आय को बढ़ाने के लिए विनियोग के विभिन्न तरीकों को खोज करना, विनियोगों से आय व व्यय संबंधी निर्णय लेना किसके अंतर्गत आता है, इसके अंतर्गत आता है। और दूसरा है न्यूनतम लागत विनियोग संबंधी निर्णय। तो विनियोग में यह ध्यान रखा जाता है कि लागत को कम कर लाभ की मात्रा को कैसे घटाया जाए। कम लागत के ऊपर की आय है, अतः लागत जितनी कम होगी लाभ की मात्रा उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी। अतः इन्हीं संपत्तियों में पूंजी का विनियोग किया जाए जिन पर लागत कम हो और लाभ की मात्रा क्या हो, अधिक हो। इसके लिए नवीनतम तकनीक और आधुनिकी मशीनों का क्रय करना उचित होता है। साथ ही वर्तमान में कंप्यूटर व इलेक्ट्रॉनिक का विकास हो जाने से इन पर स्थायी पूंजी का विनियोग अधिक लाभप्रद होता है। तो ये क्या हो गया आपका स्थायी पूंजी के प्रबंध के उद्देश्य। अब हम इसी में समझते हैं स्थायी पूंजी के प्रकार। तो स्थायी पूंजी
पूंजी के दो प्रकार हैं आपका। पहला है वास्तविक स्थायी पूंजी और दूसरा होता है आपका अवास्तविक स्थायी पूंजी। अब देखिए वास्तविक स्थायी पूंजी में क्या क्या है, तो यह व्यापार व देखी में पकड़ी जा सकती है, मतलब यह व्यापार में देखा और पकड़ा जा सकता है। यह व्यापार के मूल आधार होते हैं। जैसे आप भूमि को देख सकते हैं और पकड़ भी सकते हैं। भवन हो गया आपका, फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, औजार हो गया आदि इन संपत्तियों के लिए व्यापार में स्थायी दीर्घकालीन पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इनके बिना वास्तविक पूंजी का ज्ञान हम नहीं कर सकते, क्योंकि यही हमारी क्या है, वास्तविक पूंजी है। जो आपका भूमि, भवन, फर्नीचर हो गया, ये क्या कहलाता है आपका स्थायी पूंजी में आपकी वास्तविक पूंजी। अब दूसरा देखते हैं इसी में आपका अवास्तविक स्थायी पूंजी। तो व्यापार में पेटेंट, कॉपीराइट, ख्याति, प्रारंभक व्यय, प्रवर्तक, प्रबंधन आदि आवश्यक है। इन पर व्यय की गई पूंजी अवास्तविक स्थायी पूंजी कहलाती है। तो हमने समझ लिया उद्देश्य और स्थायी पूंजी के प्रकार। अब देखिए स्थायी पूंजी को प्रभावित करने वाले घटक क्या क्या हैं। तो स्थायी पूंजी को प्रभावित करने वाले घटक में निर्धारित किया गया है कि व्यवसाय की उसकी प्रकृति होती है, उपक्रम का आधार एवं संगठन होता है, उत्पादन प्रक्रिया की जटिलता होता है, प्रारंभिक व्यय होता है, संपत्तियों का अधिमूल्यन होता है और प्रबंधकों का दृष्टिकोण होता है। ठीक है, तो चलिए पहला है आपका व्यवसाय की प्रकृति। ठीक है, नेचर ऑफ बिजनेस। तो स्थायी पूंजी की मात्रा व्यवसाय की प्रकृति से प्रभावित होती है। इसमें दो तत्व निहित होते हैं। कौन कौन से? प्रथम उपक्रम और निर्माण में लगा है और अथवा वितरण कार्य में, निर्माण कार्य में लगे व्यवसाय में अधिक स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है, जबकि वितरण में लगे व्यवसाय में कम स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। द्वितीय उत्पादन अथवा वितरण सामान्य उपभोक्ता वस्तुओं का किया जाता है, जो कम स्थायी पूंजी की क्या होती है, आवश्यकता होती है। और उद्योगों से संबंधित वस्तुओं का उत्पादन अथवा वितरण किया जाता है, जो अधिक स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। तो पहला क्या हो गया आपका व्यवसाय की प्रकृति के अंतर्गत, ये हो गया आपका घटक के अंतर्गत। दूसरा हो गया आपका उपक्रम का आधार एवं संगठन बोला जा रहा है। तो वो क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि देखिए स्थायी पूंजी की मात्रा को निर्धारित करने में उपक्रम का आकार एवं संगठन अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। यदि उपक्रम में बड़े पैमाने पर उत्पादन अथवा विक्रय का कार्य करता है तो अधिक पूंजी की क्या होती है, हमें आवश्यकता पड़ती है। अन्यथा कम। तो उपक्रम निगम पद्धति संगठित होता है, जो अधिक स्थायी पूंजी की क्या होती है, उपयुक्त होती है। तीसरा है आपका इसमें उत्पादन प्रक्रिया की जटिलता। ठीक है, अब देखो उत्पादन प्रक्रिया की जटिलता को क्यों इस घटक में शामिल किया गया है, तो जिन उपक्रम में जितनी अधिक जटिल उत्पादन प्रक्रिया का प्रयोग होता है वह व्यवसाय उतना ही अधिक स्थायी पूंजी चाहता है, जबकि सरल उत्पादन प्रक्रिया की स्थिति में कम स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। चौथा हो गया आपका प्रारंभिक व्यय। तो देखिए यदि कंपनी की स्थापना के समय प्रवर्तकों के पारिश्रमिक, स्थापना व्यय, पेटेंट आदि के क्रय पर अधिक व्यय किया जाता है तो इसे स्थायी पूंजी की आवश्यकता बढ़ जाती है। और पांचवा है संपत्तियों का अधिमूल्यन। तो यदि कंपनी में प्रवर्तक अपनी संपत्तियों का कंपनियों का हस्तांतरण अधिक ऊंचे मूल्य पर करते हैं अथवा किसी अन्य के व्यवसाय को अधिक मूल्य पर क्रय किया जाता है तो इसे स्थायी संपत्तियों की अधिक आवश्यकता होती है। और लास्ट पॉइंट है आपका प्रबंधकों का दृष्टिकोण। तो वो क्या है, तो देखिए यदि प्रबंधक प्रारंभ से ही बाजार में प्रमुख उत्पादक के रूप में आना चाहते हैं तो अधिक स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। तो ये क्या हो गया आपको स्थायी पूंजी को प्रभावित करने वाले घटक, जिसके अंतर्गत 6 प्रकार की बातों को उसमें शामिल किया गया है। इसी में स्थायी पूंजी के प्रबंध का महत्व। तो स्थायी पूंजी का प्रबंध एक विशिष्ट शब्दों का वाक्य माना गया है, जिसका आशय स्थायी पूंजी की व्यवस्था व नियोजन से है। स्थायी पूंजी के बिना किसी भी उपक्रम की स्थापना नहीं हो सकती। साथ ही जब स्थायी पूंजी का उचित प्रबंध नहीं होगा तब उचित उपयोग नहीं होगा, तब तक उपक्रम की सफलता से बात करना व्यर्थ होगा। अतः उपक्रम में स्थायी पूंजी के प्रबंध का विशिष्ट महत्व है, जिसे निम्नानुसार हम व्यक्त कर सकते हैं। पहला है उपक्रम के लिए उचित व आवश्यक भवन की व्यवस्था करना, उपक्रम के भविष्य का निर्धारण करना, पूंजी को कम लागत व अधिक आय वाली संपत्तियों से विनियोग करना, चालू संपत्ति को समृद्धशाली बनाने में सहयोग देना और साधनों का श्रेष्ठ उपयुक्त करना। ठीक है, अर्थात उपयोगिता के कारण स्थायी पूंजी के प्रबंध का महत्व अधिक है, जिसे समृद्धशाली उपयोग के लिए पूंजी बजट कैपिटल बड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया आपका स्थायी पूंजी। ठीक है, इसके अंतर्गत आपने समझ लिया उसका उद्देश्य, घटक और महत्व। अब नेक्स्ट समझते हैं हम। देखिए अभी स्थायी पूंजी समझ लिए, अब हम समझेंगे इसके अंतर्गत कार्यशील पूंजी। अब देखिए कार्यशील पूंजी में बोला जा रहा है तो कार्यशील पूंजी व्यवसाय का वह अंग है जिसके द्वारा व्यापार आगे बढ़ता है, सजता और संवरता भी है। अब इसका आशय क्या है, तो जिस प्रकार वित्तीय प्रबंध में पूंजी शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों में किया जाता है, उसी प्रकार कार्यशील पूंजी शब्द का प्रयोग वास्तविक जगत में अलग अलग तरीके से करते हैं। व्यवहार में कार्यशील पूंजी को अल्पकालीन पूंजी, चक्रीय पूंजी, तरल पूंजी, त्वरित पूंजी आदि नामों से जाना जाता है। किसमें किसमें नाम से जाना जाता है कार्यशील पूंजी को?
अल्पकालीन पूंजी भी कहा जाता है, चक्रीय पूंजी भी कहा जाता है, तरल पूंजी भी कहा जाता है और त्वरित पूंजी आदि नामों से पुकारा जाता है। ठीक है, तो व्यवसाय के संचालन में दो प्रकार की पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। पहला होता है आपका स्थायी पूंजी और दूसरा होता है आपका कार्यशील पूंजी। ठीक है, जिसे चक्रीय पूंजी भी कहा जाता है। चलिए, अब ये हो गया आपका। अब इसकी परिभाषा समझना आप। तो व्यवसाय के संचालन एवं रख रखाव में जिस पूंजी का प्रयोग किया जाता है उसे सामान्यतः कार्यशील पूंजी कहा जाता है। क्या बोला जा रहा है? व्यवसाय के संचालन एवं रख रखाव में जिस पूंजी का प्रयोग किया जाता है उसे आप कार्यशील पूंजी कह सकते हैं। ठीक है, किंतु अलग अलग विद्वानों ने इसे अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है। तो चल संपत्तियों का योग ही क्या होता है? आपका कार्यशील पूंजी होता है। ठीक, तो देखिए समझते हैं हम परिभाषा में JS मिल के अनुसार। तो चल संपत्तियों का योग ही व्यवसाय की कार्यशील पूंजी है। अर्थात इनका मानना है कि जब स्थायी संपत्तियों को स्थायी पूंजी का प्रतीक माना जाता है तो चल संपत्तियों को कार्यशील पूंजी का प्रतीक माना जा सकता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, इसी में बोला जा रहा है कि ये क्या समझिए आपने, कार्यशील पूंजी का अर्थ और उसकी परिभाषा। ठीक है, अब समझते हैं हम कार्यशील पूंजी के प्रकार। तो कार्यशील पूंजी बराबर चल संपत्तियां माइनस चल दायित्व। तो कार्यशील पूंजी के भी कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं। स्थायी पूंजी के भी हमने दो प्रकार समझा था और कार्यशील पूंजी के भी अब हम दो प्रकार समझते हैं। पहला है नियमित अथवा स्थायी कार्यशील पूंजी और दूसरा है मौसमी अथवा परिवर्तनशील कार्यशील पूंजी। ठीक है, तो चलिए पहला समझते हैं हम क्या नियमित अथवा स्थायी कार्यशील पूंजी। तो कुछ कार्यशील पूंजी पूंजी ऐसी होती है जिसकी आवश्यकता संपूर्ण वर्ष भर लगातार होती रहती है और ऐसी पूंजी की व्यवस्था स्थायी रूप से दीर्घकालीन ऋण से की जाती है। ठीक है, क्योंकि नियमित कार्यशील पूंजी की आवश्यकता न्यूनतम स्टॉक बनाए रखने, बैंक में न्यूनतम राशि रखने, व्यापार की मरम्मत करने, उसका रख रखाव करने, वेतन बनाने, बिजली का भुगतान, वेतन आदि कार्यों के व्यय करने के लिए पड़ती है। किसकी पड़ती है? हमें कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात व्यवसाय के सामान्य संचालन के लिए क्या है? बहुत ही आवश्यक माना गया है। इसी पूंजी से व्यवसाय का संचालन तथा व्यवस्था को आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब दूसरा है आपका इसी में मौसमी अथवा परिवर्तनशील कार्यशील पूंजी। तो ये क्या होता है? देखिए, यह एक ऐसी पूंजी मानी गई है जिसका उपयोग वर्ष में किसी निश्चित मौसम में किया जाता है। ठीक है, साथ ही यह व्यय परिवर्तनशील होता है, मतलब समय के हिसाब से यह परिवर्तन होते रहता है इसमें। अब देखिए, मौसमी बोला जा रहा है तो समय के हिसाब से इस पूंजी को मौसम के अनुरूप प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, साथ ही यह व्यय परिवर्तनशील बोला जा रहा है तो इसलिए इसे मौसमी या परिवर्तनशील कार्यशील पूंजी कहा जाता है। जैसे सर्दी के पूर्व गर्म कपड़े या ऊन खरीदने के लिए, बरसात के पूर्व छाता या बरसाती खरीदने के लिए आदि के लिए इस पूंजी का प्रयोग हम कर सकते हैं। जिस वर्ष अधिक बरसात होगी उस वर्ष बरसाती या छाता अधिक बिकता है, अतः पूंजी इसी अनुपात में परिवर्तनशील होते रहता है। ठीक है, इसलिए इसे मौसमी कार्यशील पूंजी, अल्पकालीन पूंजी भी कहा जाता है। तो ये क्या हो गया आपका कार्यशील पूंजी के प्रकार। ठीक है, अब इसी में समझना कार्यशील पूंजी की आवश्यकता एवं महत्व या उसका उपयोग बोल सकते हो आप। तो किसी भी व्यवसाय के लिए मात्र स्थायी संपत्ति की व्यवस्था कर लेने से उसका संचालन व्यवस्था नहीं की जा सकती, क्योंकि व्यवसाय की सामान्य प्रगति के लिए समय समय पर आवश्यक क्रय करने पड़ते हैं। इसके लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता ही नहीं अत्यधिक महत्वपूर्ण भी होती है। ठीक है, अब देखिए कार्यशील पूंजी में बोला जा रहा है तो कच्चा माल खरीदने के लिए, माल को उपयोगी बनाने के लिए, कच्चे माल को निर्मित माल के रूप में परिवर्तित करने के लिए तथा वेतन या मजदूरी का भुगतान करने के लिए इसका क्या पड़ता है? हमें आवश्यकता पड़ती है। साथ ही साथ दैनिक व्ययों को पूरा करने, बिजली व्ययों का भुगतान करने के लिए, विक्रय वितरण के व्ययों के लिए, कार्यालय फैक्ट्री के फुटकर व्ययों की पूर्ति के लिए भी इसकी आवश्यकता हमें पड़ती है। ठीक है, तो ये क्या समझ लिया हमने? कार्यशील पूंजी का अर्थ, उसकी परिभाषा, साथ ही साथ उसके प्रकार और उपयोग का भी हमने क्या किया? अध्ययन किया। अब हम समझते हैं इसके आगे आपका कार्यशील पूंजी के लाभ। तो देखिए, कार्यशील पूंजी की पर्याप्तता किसी भी उद्योग के लिए क्या होती है? महत्वपूर्ण होती है। व्यवसाय को निरंतर कार्यशील बनाए रखने तथा दैनिक व्यवहारों को कुशलतापूर्वक संचालित करने के लिए पर्याप्त कार्यशील पूंजी का होना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए इसके लाभ क्या क्या है? नगद छूट। तो पहला बोला जा रहा है नगद छूट में तो पर्याप्त कार्यशील पूंजी के बल पर कंपनी क्रय किए गए माल का क्या करती है? भुगतान कर नगद छूट प्राप्त कर सकती है। ठीक है, इसे उत्पादन लागत में भी क्या आती है? कमी आती है। दूसरा है विक्रेताओं को तत्काल भुगतान। तो संस्था अपने विक्रेताओं को समय पर
भुगतान कर सकती है, जिससे उनके नियमित रूप से कच्चा माल उचित मूल्य तथा सही समय पर प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। ऋण क्षमता एवं साख में वृद्धि बोला जा रहा है तो पर्याप्त कार्यशील पूंजी सुदृढ़ वित्तीय स्थिति का प्रतीक मानी जाती है। तीसरे पक्ष की दृष्टि से पर्याप्त कार्यशील पूंजी अच्छी शोधन क्षमता का क्या होता है, प्रतीक होता है तथा आवश्यकता पड़ने पर संस्था को तत्काल ऋण प्राप्त करने में कठिनाई नहीं होती। तुरंत ऋण प्राप्त करने की क्षमता तथा अच्छी साख के कारण संस्था का उत्पादन एवं व्यापारिक कार्य निरंतर बिना किसी रुकावट के चलता रहता है। ठीक है। चौथा है पर्याप्त लाभों का वितरण। तो जब कंपनी या संस्था में कार्यशील पूंजी की कमी रहती है तो पर्याप्त लाभ होने पर भी लाभांश का वितरण नहीं कर पाती, क्योंकि उस समय संचालकों की नीति लाभों के पुनर्विनियोग से क्या होती है, अलग होती है। बैंकों से ऋण प्राप्ति में सुविधा भी बोला जा रहा है इसके लाभ के अंतर्गत ही। तो पर्याप्त कार्यशील पूंजी वास्तव में व्यापारिक ऋणों के लिए एक उत्तम प्रतिभूति होती है। इस प्रकार कार्यशील पूंजी की पर्याप्तता के कारण बैंक ऋणों की प्राप्ति में भी सुविधा होती है। छठवां, कार्यकुशलता में वृद्धि। तो पर्याप्त कार्यशील पूंजी के कारण संस्था के सभी कार्य नियमित ढंग से होते रहते हैं। श्रमिक एवं कर्मचारियों को समय में उनका वेतन मिलता रहता है। कार्यशील पूंजी की पर्याप्तता के कारण संस्था के प्रबंधक पूर्ण उत्साह से अपना कार्य करते हैं। जब प्रबंधक एवं कर्मचारी पूर्ण आत्मविश्वास से कार्य करते हैं तो संस्था की कार्यकुशलता में क्या होती है, वृद्धि होती है। सातवां है आपका अनुकूल अवसरों पर लाभ। तो पर्याप्त कार्यशील पूंजी होने पर संस्था किसी भी अनुकूल अवसर पर आसानी से लाभ उठा सकती है। अचानक माल का निर्माण कर बड़ा आदेश प्राप्त करने पर या कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि की संभावना होने पर यदि संस्था के पास उचित मात्रा में कार्यशील पूंजी होगी तो इन अवसरों पर लाभ प्राप्त हो सकेगा। ठीक है। यह हो गया आपका 7 प्रकार की बातें इसमें कार्यशील पूंजी के लाभ के अंतर्गत। ठीक है। अब है आपका कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले घटक। देखिए, प्रभावित करने वाले घटक के अंतर्गत पहला हो गया आपका व्यवसाय की प्रकृति। तो देखिए, नियमित एवं निश्चित मांग वाले व्यवसायों में अनियमित एवं अनिश्चित मांग वाले व्यवसायों की अपेक्षाकृत कम कार्यशील पूंजी को काम चल जाता है, क्योंकि नियमित एवं निश्चित मांग होने से नगद प्रवाह बना रहता है तथा निश्चितता होने की स्कंद इत्यादि में अधिक विनियोग नहीं करना पड़ता है। ठीक है। दूसरा बोला जा रहा है व्यवसाय का आकार। तो व्यवसाय या फर्म के आकार पर भी कार्यशील पूंजी की मात्रा निर्भर करती है और व्यवसाय का आकार जितना ही बड़ा होगा उतना ही अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी ही। तीसरा है उत्पादन की प्रक्रिया। तो यदि उत्पादन प्रक्रिया की सामान्य अवधि क्या होती है, लंबी होती है, उत्पादन प्रक्रिया जटिल होती है तो स्वाभाविक रूप से अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। ठीक है। जिसे उत्पादन प्रक्रिया जटिल या लंबी होने पर कच्चे माल को निर्मित माल में बदलने के अधिक समय, अधिक भंडारण व्यय, अधिक परिवहन और अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी ही। चौथा है आपका रोकड़ की आवश्यकता। तो रोकड़ शेष चालू संपत्तियों का एक क्या होता है, भाग होता है। अतः रोकड़ की आवश्यकता कार्यशील पूंजी की मात्रा को प्रभावित करती है। रोकड़ की आवश्यकता प्रायः मजदूरी, वेतन, क्रय, किराया, विविध व्यय तथा लेनदार इत्यादि को भुगतान करने के लिए पड़ता है। फिर है उत्पादन लागत में कच्चे माल का स्थान। तो देखिए, घटक के अंतर्गत ही बोला जा रहा है। तो जिन उद्योगों की उत्पादन लागत में कच्चे माल का महत्वपूर्ण स्थान होता है उसमें अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि कच्चे माल को उसी अनुपात में क्रय करना होता है और भंडारण करना भी होता है। ठीक है। जैसे आप छठवां हो गया आपका उत्पादन की नीतियाँ। तो जिन उद्योगों में उत्पादन किसी विशेष मौसम विशेष की किया जाता है, जैसे आपका हो गया बर्फ का कारखाना, ऊनी वस्त्र उद्योग का उत्पादन या विक्रय मौसम विशेष में किया जाता है, जैसे बिजली के पंखे, हीटर इत्यादि, वहाँ उस मौसम विशेष में अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। फिर बोला जा रहा है माल की आवर्ती। तो किसी भी संस्था या माल 3 प्रकार का हो सकता है, कच्चा माल, अर्धनिर्मित माल एवं निर्मित माल। तीनों ही प्रकार का माल चालू संपत्तियों में सम्मिलित होता है, अतः कार्यशील पूंजी को प्रभावित करता है। फिर बोला जा रहा है बैंकिंग संबंध। ठीक है, उसके घटक के अंतर्गत ही। तो ऐसी संस्थाएं जिन्हें पर्याप्त बैंकिंग सुविधाएं प्राप्त होती है, अर्थात बैंकों की दृष्टि में जिनकी साख अच्छी होती है, तो जिन संस्थाओं में बैंकों का विश्वास होता है वे संस्थाएं समय पड़ने पर शीघ्र वित्त की व्यवस्था कर सकती है और नगद कोषों को भी चला सकती है। फिर है विक्रय की शर्तें। तो यदि माल उधार बेचा जाता है तो अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी, लेकिन यदि माल का नगद बेचा जाता है तो कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त उधार वसूली का भी कार्यशील पूंजी पर प्रभाव पड़ता है। यदि उधार वसूली समय पर हो जाती है तो अपेक्षाकृत कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। और लास्ट है आपका क्रय की शर्तें। तो कुछ माल विशिष्ट मौसम या समय में ही क्रय का स्टॉक किया जा सकता है
तथा उसका विक्रय संपूर्ण वर्ष भर किया जाता है। ऐसी स्थिति में कार्यशील पूंजी अधिक लगेगी और इसी प्रकार नगद क्रय में कार्यशील पूंजी अधिक लगेगी, जबकि उधार क्रय में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कम होगी। साथ ही साथ इसमें और बहुत सारी बातों को शामिल कर सकते हैं आप। व्यापारिक जोखिम, लाभांश की नीतियाँ, अन्य कारण में बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे आपका क्या क्या हो सकता है, भौगोलिक परिस्थितियों के कारण, संचार एवं यातायात व्यवस्था को देखते हुए, बाजार का क्षेत्र एवं उसकी दूरी के अनुसार, प्रबंधकीय कार्यकुशलता आदि ऐसे तत्व हैं जिसको कार्यशील पूंजी को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक था स्थायी एवं कार्यशील पूंजी, जिसका हमने आज क्या किया, अध्ययन किया है। ठीक है।